जय हिंद, नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 26 सितंबर 2024 से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा। और हमेशा की तरह मैं यहाँ पर आपको सारी जानकारी विस्तृत तौर पर देने वाला हूँ, तो पूरे वीडियो को आप सभी को ध्यानपूर्वक देखना है। सेशन की शुरुआत करें उससे पहले पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था। ये प्रश्न था कि बिहार शिक्षा विभाग ने हाल ही में सरकारी स्कूलों की रैंकिंग के लिए मानक तय किया है। बताएं कि वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है। तो वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार है। अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जो भी लोग इस सीरीज से पहली बार जुड़े हैं, आप ये ध्यान रखिएगा, बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से करेंट अफेयर्स के संदर्भ में देखें तो ये आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप यहाँ से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। जो भी क्लासेस आपका पीछे छूट चुका है, आगामी एग्जाम को देखते हुए आप पीछे के क्लास को भी जरूर देखिएगा, वहां से बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगा। और हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह होते हैं, आप इस कोर्स के माध्यम से बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। इस कोर्स में अब तक की सबसे बड़ी ऑफर आई है, ये अब तक की सबसे बड़ी छूट है। आप जब इस कोर्स को परचेज करेंगे तो ये वाले कूपन कोड को अप्लाई करेंगे, महज 199 रुपये में हमारे तमाम स्टडी मटेरियल, इस कोर्स के माध्यम से ये तमाम चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी जो आपको दिख रहा है। और इसी में आपको ध्यान रखना, टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। आपको 40 फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा बीपीएससी एग्जाम के लिए, और इसके अतिरिक्त 90 प्लस सेक्शनल टेस्ट भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अच्छा, इस ऑफर की बात करें तो आज यानी कि 26 सितंबर मध्य रात्रि 12 बजे तक ये आप सभी के लिए उपलब्ध है। और ये ऑफर केवल 200 अभ्यर्थियों के लिए लाया गया था, लगभग ये समाप्त ही होने वाली है। तो जितनी जल्दी आप लोग ज्वाइन करना चाहें, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कीजिएगा। अब यहाँ पर हम सेशन की शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न से। ये पहला प्रश्न आपके समक्ष है कि बिहार के दूसरे एम्स के लिए हाल ही में कुल 187.44 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। बताएं कि इसका निर्माण अगले 36 माह में कहां पर किया जाएगा। एक तो ये कॉमन सी जानकारी है, आप लोग लगभग सभी लोग जानते होंगे कि पटना के बाद बिहार का जो दूसरा एम्स है वो दरभंगा में मतलब बनेगा, ये प्रस्तावित है। लेकिन यहाँ पर सारे विकल्प में आपको दरभंगा दिख रहा है। एग्जैक्ट वो जगह की अगर हम बात करें तो वो जगह है सोभन। दरभंगा में एक जगह है सोभन, यहीं पर इसका निर्माण होना है। अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, संबंधित तथ्यों की बात करें, चूंकि ये अभी खबरों में क्यों है, एक तो बात यहाँ पर यह है, पहले भी हमने ये बात आपको बतलाया है, अभी खबरों में इस वजह से है। यहाँ पर इस वाले पॉइंट को देखिएगा कि हाल ही में बिहार के दूसरे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि दरभंगा एम्स के लिए शेष बचे 37.31 एकड़ जमीन का हस्तांतरण किया गया दरभंगा एम्स को, जिस वजह से ये खबरों में आया है। और इसके साथ ही कुल मिलाकर देखें तो दरभंगा एम्स को कुल 187.44 एकड़ जो जमीन है ये आवंटित किया गया है। तो यहां से आपको ध्यान रखना, तकरीबन 188 एकड़ जमीन जो है ये दरभंगा एम्स के लिए सरकार की तरफ से आवंटित किया गया है। ठीक है, कुल मिला के बात यहाँ पर इतनी सारी जानकारी ध्यान रखना है। अच्छा, इनसे संबंधित बहुत सारे पॉइंट है जहां से एग्जाम में प्रश्न अराइज होने की संभावना नजर आती है। देखिए, पटना में बिहार का पहला एम्स है, तो पटना के बाद बिहार के इस दूसरे एम्स का निर्माण दरभंगा के सोभन में होगा, जो कि 1261 करोड़ रुपए की लागत से 36 महीने में बनाकर तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और इसके निर्माण का जो जिम्मा है, जो खास करके जिम्मेदारी है, वो केंद्र सरकार ने एचएससीसी इंडिया लिमिटेड को सौंपा है। और अगले माह अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अस्पताल की नींव रखेंगे। ये भी यहाँ पर ध्यान रखना, ये मीडिया में चल रही, अलग से हमने यहाँ पर ऐड किया है। तो अगले माह यानी कि अगला माह 2024 अक्टूबर महीने में ये नींव रखा जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए, ये सारी बातें तो हम लोग कर रहे थे दरभंगा एम्स को लेकर, जो फिलहाल अब तक जो इंपॉर्टेंट जानकारी इससे संबंधित है। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि एग्जाम में पटना एम्स को रिलेट करके प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जानकारी पर्पज से ये ध्यान रखेंगे कि बिहार का जो पहला एम्स है ये पटना में स्थापित है। 2004 में जो है अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में तत्कालीन उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत ने 3 जनवरी 2004 को इसकी नींव रखी थी।
हालांकि जो इसका उद्घाटन हुआ था ये 2012 में हुआ था। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जरूरी जानकारी है। ये सभी चीजें याद रखेंगे तो आसान हो जाएगी अगर यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है तो। अच्छा, यहाँ पर विकल्पों पर नजर डालिएगा। एक विकल्प बी में आपको दिख रहा है कादिराबाद दरभंगा। अच्छा, इसको लेकर आपको बतला दूं कि जो बीपीएससी एग्जाम आयोजित हुआ था, आई थिंक 68वां या 69वां वाला, वहां पर एक प्रश्न पूछा गया था कि बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है। तो वहां पर सारे विकल्प में इसी प्रकार से दरभंगा देखने को मिल रहा था। तो जो लोग इसे डीप में पढ़े होंगे प्रॉपर स्थान के साथ, उनका बिल्कुल करेक्ट हुआ होगा। यही तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक एक अंक अगर आप यहाँ पर अर्जित करते हैं, क्योंकि अब तो नेगेटिव मार्किंग भी हो गया है, तो इससे जो सफलता की सीढ़ी है वो आप एकदम से पार कर सकते हैं, आप उसके नजदीक पहुंच सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कादिराबाद दरभंगा में ये बिहार का पहला तैरता हुआ सोलर संयंत्र स्थापित किया गया था। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। फिलहाल यहाँ पर विकल्प नंबर ए शोभन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है कि किस देश के या फिर किस देश से 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल बिहार की सतत जीविकोपार्जन योजना की अध्ययन के लिए 24 सितंबर 2024 को नालंदा का दौरा किया है। देखिए, ये पूर्वी अफ्रीकी देश है रवांडा, अतः विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जो बिहार सरकार की सतत जीविकोपार्जन योजना है, इसी के अध्ययन के लिए अभी हाल ही में ये नालंदा का दौरा किया गया है। अब यहाँ पर डिटेल में चीजों को समझिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, बिहार की सफल सतत जीविकोपार्जन योजना यानी कि सस्टेनेबल लाइवलीहुड स्कीम का अध्ययन के लिए 24 से 26 सितंबर 2024 तक रवांडा सरकार के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने नालंदा का दौरा किया है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अगर हम दौरे की एग्जैक्ट बात करें तो प्रतिनिधि मंडल ने हरनौत प्रखंड के डिहरी पंचायत के हासनचक गांव का दौरा किया। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जहां उन्होंने SJY यानी कि सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत चल रहे कार्यक्रमों का जायजा लिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इससे पहले इसी तरह की जानकारी हमने आपको दिया था नवंबर 2023 में सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत होने वाले कार्यों के अध्ययन के लिए इंडोनेशिया का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल गया बिहार का दौरा किया था, बिहार का गया जिले का दौरा किया था। ठीक है, मतलब बिहार में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो खास करके उसकी सराहना होती है, और खास करके ये चीज आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा। बिहार में जो मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना है, कई अफ्रीकी देशों ने इसे अपनाया भी है। इस तरह की चीजें इस सीरीज में हम आपको बतलाते रहते हैं। देखिए, खास करके हम नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार के शासन काल में बिहार ने बहुत सारी उपलब्धियां जरूर हासिल की है। कुछ क्षेत्रों में कार्य उतना अच्छा नहीं हो पाया जितना अपेक्षाकृत होना चाहिए था, लेकिन बहुत सारे क्षेत्रों में जिस प्रकार से कार्य संचालित हुआ है वो चीजें एकदम सामने है, और वो देखने को भी मिलता है कि तरक्की पहले से मतलब अधिक हुई है। और इस तरह बिहार की सराहना भी बहुत सारे जगहों पे हुई है, बड़े बड़े संस्थानों में। ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात और बतला दूं, सतत जीविकोपार्जन योजना की अगर हम बात करें तो बिहार सरकार ने 5 अगस्त 2018 को 840 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन के साथ इसे शुरू किया था, और जीविका को इसे जीविका द्वारा को इम्पैक्ट कोलैब के साझेदारी में या फिर इसके साथ साझेदारी में लागू किया गया था। तो मूल जो भूमिका इसमें जीविका की भी देखने को मिलता है। अच्छा, जीविका की बात हुई तो जीविका को लेकर एक पॉइंट तो यही इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जीविका की शुरुआत या फिर जीविका की स्थापना कब हुई थी, किसके सहयोग से हुई थी। यहाँ पर इस वाले पॉइंट में देखिएगा, जीविका जो है गरीबी उन्मूलन के लिए, उन्मूलन यानी कि समाप्त करने के लिए, अर्थात गरीबी उन्मूलन के लिए बिहार सरकार की एक पहल है, जिसे कि विश्व बैंक के सहयोग से 2006-07 में शुरू की गई थी। विश्व बैंक का इसमें अहम रोल था, क्योंकि वहीं से लोन लिया गया था, जिसके बाद इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना, जो इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ से लगता है वो तमाम बातें यहाँ पर हमने यहाँ पर बतलाने का प्रयास किया है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने हाल ही में इंडिया सी को 132 रनों से हराकर दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब अपने नाम किया है। देखिए, दिलीप ट्रॉफी का सबसे पहला प्रश्न यही यहाँ पे बनता है कि संबंध जो है दिलीप ट्रॉफी का वो किस खेल से है, तो क्रिकेट से संबंधित है। अभी इंडिया सी टीम को इंडिया ए ने हराया है, अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आइए संबंधित तथ्यों को देखते हैं। सबसे पहले दिलीप ट्रॉफी की बात करें तो भारत में खेली जाने वाली ये घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है। दिलीप ट्रॉफी का 61वां संस्करण हाल ही में 5 सितंबर से 22 सितंबर 2024 तक आयोजित किया गया, और यह टूर्नामेंट 4 टीमों जिनमें भारत ए, भारत बी, सी और डी द्वारा खेला गया।
ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना, 4 टीमें मुख्य रूप से इसमें भाग ली। और अगर हम बात करें इसके विजेता की, तो मयंक अग्रवाल की कप्तानी में इंडिया ए ने, यानी कि भारत ए ने इंडिया सी को 132 रनों के अंतर से हराकर ये दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब अपने नाम किया। अतः यहाँ पर कुल मिला के बात यह है कि 61वें संस्करण के विजेता की बात करें तो इंडिया ए टीम ने इस खिताब को अपने नाम किया है। अच्छा, कुछ जानकारी आपको दे दूं पिछले संस्करण से संबंधित। आपको हमने ये बताया है कि पिछले साल 2023 में साउथ जोन यानी कि दक्षिणी जोन ने वेस्ट जोन को 75 रनों से हराकर 14वीं बार खिताब को अपने नाम किया था। अच्छा, दिलीप ट्रॉफी के इतिहास में वेस्ट जोन 19 खिताबों के साथ सबसे सफल टीम है, जबकि नॉर्थ जोन 18 खिताब के साथ दूसरा तथा साउथ जोन 14 खिताब के साथ तीसरी सबसे सफल टीम है। तो खास करके दिलीप ट्रॉफी से संबंधित ये जानकारी जो हमने पिछले साल आपको दिया था, ये तमाम बातें आपको ध्यान रखना है। हालांकि क्रिकेट से संबंधित जो प्रतियोगिता जो खास करके इंपॉर्टेंट है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे दिलीप ट्रॉफी की बात अभी हम लोग किए, वो चीजें यहाँ पर अब हमने 2024 वाला संस्करण जो 61वां संस्करण है उसको लेकर यहाँ पर अपडेट कर दिया है। इसके अतिरिक्त नागेश ट्रॉफी ये 2024 वाला यहाँ पर अपडेट किया गया, इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ये सभी क्रिकेट से संबंधित वैसी ट्रॉफियां हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट है। आपको ये तमाम बातें यहाँ पर ध्यान रखना है। फिलहाल यहाँ पर स्किप करते हैं, हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये अगला चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कॉमेडी ड्रामा फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि यानी कि ऑफिशियल एंट्री के रूप में चुना गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि लापता लेडी, जो कि एक प्रकार का ये हिंदी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। अतः विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर आपको बता दूं कि फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 29 शॉर्टलिस्ट की गई फिल्मों की लिस्ट में से हिंदी कॉमेडी ड्रामा फिल्म लापता लेडीज को श्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना है। यानी कि भारत की तरफ से, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से इस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री के तौर पर चुना गया है। अच्छा, यहाँ पर इनसे संबंधित कुछ और अगर हम बात करें तो आमिर खान प्रोडक्शन के तहत बनी इस फिल्म की निर्माता किरण राव है। देखिए यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखना है कि अगला जो ऑस्कर पुरस्कार समारोह है, जो 57वां संस्करण होगा इसका, ये समारोह जो है इसका आयोजन 2 मार्च 2025 को लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये इसका 97th एडिशन होगा, ऑस्कर पुरस्कार होगा। देखिए यहाँ पर आपको ऑस्कर को लेकर कुछ जानकारी मैं दे दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे नजर आता है। क्योंकि यहाँ पर ऑस्कर को लेकर हम जानकारी आपको दे रहे हैं तो इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए, ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली भारतीय जो फिल्म थी वर्ष 1957 में महबूब खान की मदर इंडिया थी, जो आप यहाँ पर बैनर इसका देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें किस फिल्म को सबसे पहला ऑस्कर मिला, अगर भारत के संदर्भ में देखें तो वर्ष 1983 में 55वें अकादमी अवार्ड्स में, यानी कि 55वां ऑस्कर अवार्ड में फिल्म गांधी ने ऑस्कर अवार्ड जीता था। ठीक है, ये भारत को मिला पहला ऑस्कर अवार्ड था। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आई होप आपने गांधी मूवी को जरूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो इस मूवी को जरूर देखिएगा, बहुत सारी चीजें यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा और गांधी जी के पूरे जीवन के बारे में इसमें बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। अच्छा, एक बात और, जो मूवी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लापता लेडीज, ये आपको नेटफ्लिक्स पे मिलेगा। हालांकि ये पेड है, लेकिन अगर आप लोग नहीं देखें तो इसे जरूर देखिएगा। बहुत इसमें कॉमेडी ड्रामा है और मतलब बहुत इंटरटेनिंग है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं अपनी बात करूँ, दरअसल खाली समय में मैं मूवी वगैरह देखना बहुत पसंद करता हूँ। तो एक दिन मैंने ऐसे ही नेटफ्लिक्स को ऑन किया तो मेरे सामने अचानक से ये मूवी आई। तो मैंने इसे प्ले किया, मतलब रेंडमली ही, मैंने इसे सर्च नहीं किया था। तो उसे देखा, 2 से 4 मिनट में मुझे बहुत अच्छा लगा। दरअसल इसमें जो कहानी है, 2 मतलब दूल्हा दुल्हन होते हैं, मतलब ट्रेन में वो लोग जा रहे होते हैं और उनकी जो बीवियां होती हैं मतलब वो एक्सचेंज हो जाती है, एक तरह से अदला बदली हो जाता है। और एक पूरी जो स्टोरी है वो इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इसमें बिहार के जो अभिनेता है रवि किशन जी भी हैं। ये आप लोग जरूर देखिएगा, मैं ये सजेस्ट करता हूँ। हालांकि इसमें आपको कुछ सीखने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है, आपको देखना चाहिए। अच्छा, जो लोग ऑलरेडी इसे देख चुके हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पर चूंकि हम लोग ऑस्कर की बात कर रहे हैं तो भारत के संदर्भ में ऑस्कर अवार्ड की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम आता है भानु अथैया की, जो कि सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए फिल्म गांधी के लिए वर्ष 1983 में 55वें ऑस्कर अवार्ड में इन्हें सम्मानित किया गया था। वो पूरी कंप्लीट सूची यहाँ पर आपके समक्ष है। अच्छा, एक जानकारी और भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वे कौन ऐसे भारतीय हैं जो कि 2 बार ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। तो ए आर रहमान,
जो यहाँ पर आपको नाम दिख रहा है, आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। रिसेंटली अगर हम बात करें तो नाटू नाटू गाना जो कि फ़िल्म आरआर का था, ये बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग इस कैटेगरी में वर्ष 2023 में 95 ऑस्कर में इन्हें सम्मानित किया गया था। आरआर फ़िल्म जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई, बहुत सारे फ़िल्म पुरस्कारों में मतलब इन्हें सम्मान मिला है, सम्मानित किया गया है। ये यहाँ पर ध्यान देके कंप्लीट वो सूची हमने आपके समक्ष रखा है। अच्छा, कुछ और अगर हम बात करें, जैसे कि इसका जो पिछला संस्करण था, जो 2024 में 11 मार्च को आयोजित हुआ लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में, ये 96वां संस्करण था ये ऑस्कर अवार्ड का। इसके विजेता सूची की बात करें तो यहाँ पर खास करके ओपेनहाइमर फिल्म का बोलबाला रहा। जो बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला वो किलियन मर्फी को इसी फिल्म के लिए मिला है। उसी प्रकार से कंप्लीट सूची है, आप लोग इसे जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में अराइज हो सकते हैं। हालांकि ये जानकारी ऑलरेडी हमने आपको दे दिया था, अब फिलहाल यहाँ पर चूंकि पुनः चर्चा हुई तो यहाँ पर हमने आपको दिखलाया है। ये तमाम चीजें डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में रेगुलर आप लोग देखते हैं, बस कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, चीजें बेहतर हो जाएगी। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय मूल की किस अंतरिक्ष यात्री को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र की कमान सौंपी है, या फिर यूं कहे कमांडर नियुक्त किया है? तो भारतीय मूल की जो अंतरिक्ष यात्री है सुनीता विलियम्स, अतः विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप बोल सकते हैं कि भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सुनीता विलियम्स, अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान सौंपी है। सुनीता विलियम्स को आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ जरूरी जानकारी इनसे संबंधित आपको ध्यान रखना है कि ऐसे कमांडर के रूप में यह उनका दूसरा कार्यकाल है। उन्होंने इससे पहले वर्ष 2012 में जो नासा का एक अभियान था, अभियान 33, इसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा नहीं करेंगे डिटेल में, बस ये ध्यान रखिए कि अभियान 33 के दौरान यह पद वो संभाली थी और ये पहली बार था। हालांकि अब ये दूसरे कार्यकाल के लिए चुनी गई है और इस दूसरे कार्यकाल में उन्होंने रॉसकॉस्मोस के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको की जगह ली है। किनकी जगह ली है? तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, रॉसकॉस्मोस के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको की जगह ली है, ये यहाँ पर ध्यान रखना। अच्छा, रॉसकॉस्मोस ये क्या है? बहुत लोग जानते भी होंगे। रॉसकॉस्मोस जो है ये रूसी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है, जिसकी स्थापना 25 फरवरी 1992 को हुई थी। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी है रॉसकॉस्मोस, जबकि जो नासा है ये अमेरिकी सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी है। उसी प्रकार से जो रॉसकॉस्मोस है ये रूसी सरकारी एजेंसी है। अच्छा, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं सुनीता विलियम्स की, तो भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स हाल ही में 5 जून 2024 को तीसरी बार अंतरिक्ष की उड़ान भरी थी। अच्छा, कुछ समय पहले ये भी खबर आया था कि अंतरिक्ष में वो फंस गई है, लेकिन फिलहाल वो पृथ्वी पर वापस लौट आई है। ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। 5 जून 2024 को ये तीसरी बार अंतरिक्ष की उड़ान भरी थी। अच्छा, इससे पहले अगर हम बात करें तो 2 बार, एक तो 2006 में, फिर 2012 में अंतरिक्ष की यात्रा वे कर चुकी है। 2006 में अंतरिक्ष में वो 195 दिन रहे थे, फिर 2012 में 127 दिन रहे थे। अच्छा, अगर हम बात करें सुनीता विलियम्स का मूल जो जगह है, मतलब जो पैतृक घर है, वो कहाँ पर है? आपको ध्यान रखना है, उनके पिता मूल रूप से अहमदाबाद गुजरात से संबंधित है या फिर यहीं के रहने वाले हैं। तो फिलहाल यहाँ पर इतनी सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है। जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान सौंपी गई किन्हें? तो सुनीता विलियम्स को। अब यहाँ पर देखिए, जो अंतरिक्ष एजेंसी की हम लोग बात कर रहे थे, जो खास करके इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं विभिन्न देशों की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी, जैसे कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है नासा, रूसी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रॉसकॉस्मोस, यहाँ पर नीचे स्थापना वर्ष भी हमने लिख दिया है। जापानी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है जाक्सा, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2003 को, और अपना भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की जो स्थापना हुई थी ये 15 अगस्त को 1969 में, ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से चीनी अंतरिक्ष एजेंसी है CNSA, और एक और है पाकिस्तानी अंतरिक्ष एजेंसी सुपार्को। ये सारे ऐसे हैं जो एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो नाम भी ध्यान रखना है और इसका स्थापना वर्ष भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि लैंडो नॉरिस ने इस खिताब को अपने नाम किया है। आपको बता दूं कि फार्मूला 1 कार रेस की एक श्रृंखला होती है जिसे ग्रैंड प्रिक्स के रूप में भी जाना जाता है। ये दरअसल रेसिंग से ही संबंधित है और इसी के तर्ज पर भारत में उत्तर प्रदेश में मोटो जीपी प्रतियोगिता को लेकर के बातें हमने कई बार आपको बतलाया है।
ठीक है, मोटो जीपी की बात करें तो इसी तरह से मिलता जुलता है। फिलहाल यहाँ पर जो फार्मूला वन हम कार रेस की बात कर रहे हैं, इसे ग्रैंड प्रिक्स भी कहा जाता है। हाल ही में 22 सितंबर 2024 को मैकलारेन के रेसर लैंडो नॉरिस, जो कि ग्रेट ब्रिटेन के हैं, इन्होंने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब जीता है। यहाँ पर देखिए जीता है, जी नहीं बल्कि यहाँ पर है होगा, जीता है। यहाँ पर लैंडो नॉरिस को तस्वीर में देख रहे हैं। अच्छा, जबकि रेडबुल के रेसर मैक्स वर्स्टेपन दूसरे स्थान पर है। पिछले साल 2023 में अगर हम देखें रेडबुल के रेसर मैक्स वर्स्टेपन को, तो लगभग सभी फार्मूला वन कार रेस में लगभग 85% में ये शीर्ष पर रहे थे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो इसमें क्रमशः ये मतलब इनके बाद दूसरे स्थान पर रहे हैं। लैंडो नॉरिस के बाद ये दूसरे स्थान पर है। ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। सातवां प्रश्न है कि किस देश की पुरुष व महिला टीमों ने या फिर पुरुष व महिला दोनों टीमों ने बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल जीता है और एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और इस प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। इसका जो राइट आंसर है यह है अपना भारत। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि 45वां फीडे शतरंज ओलंपियाड का जो आयोजन है ये बुडापेस्ट हंगरी में किया गया था। आयोजन 10 से लेकर 23 सितंबर 2024 और इस 45वें संस्करण में भारतीय पुरुष व महिला दोनों टीमों ने अपने अपने स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। इन सभी विजेताओं को आप यहाँ पर दोनों वर्गों में देख सकते हैं, महिला व क्रमशः पुरुष वर्गों में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कुछ अहम जानकारी यहाँ से निकल कर आती है। इससे पहले वर्ष 2018 में बटुमी जॉर्जिया में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में चाइना ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता था। लेकिन अब इसके बाद भारत ने दोनों वर्गों में इसका स्वर्ण पदक जो है वो अपने नाम किया है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। देखिए यहाँ पर फीडे की जो बात होती है आपको ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ये शतरंज की दुनिया का सबसे बड़ा एक प्रकार का संस्था है। इसकी स्थापना जो हुई थी ये 20 जुलाई 1924 को पेरिस फ्रांस में किया गया था। वर्तमान में इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अच्छा, वर्ष 2026 में 46वां फीडे शतरंज ओलंपियाड का जो आयोजन है ये उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में किया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर भी एक प्रश्न है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो तमाम जानकारी यहाँ पर हमने दिया है मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी बातें ध्यान होना चाहिए। अच्छा, इसके अतिरिक्त कई बार ये देखा गया है कि एग्जाम में खास करके ग्रैंड मास्टर को लेकर भी प्रश्न बनते हैं। खास करके इस तरह से जो नाम आपको पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन अभी हाल ही में 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के, तो विघ्नेश एनआर। उसी प्रकार से 81वें बने हैं सायंतन दास जो कि पश्चिम बंगाल के हैं, वोपल्ला प्रणीत तेलंगाना के 82वें, आदित्य सावंत महाराष्ट्र के 83वें और फिर रमेश वैशाली रमेश बाबू तमिलनाडु के हैं, ये 84वें ग्रैंड मास्टर बने। पी श्याम निखिल तमिलनाडु के, ये रिसेंटली 50वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अच्छा, ग्रैंड मास्टर की सूची में अगर हम एक बात आपको ये बतलाएं कि सबसे अधिक जो नाम है तो वो तमिलनाडु से ही है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे या फिर कौन है, तो विश्वनाथन आनंद। ठीक है, ये तमाम बातें कॉमन सी जानकारी है, सबको याद रखनी चाहिए। अब यहाँ पर हमारा अगला 8वां प्रश्न है कि हालिया आई एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दलितों पर अत्याचार के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। देखिए, भले ही ये रिपोर्ट सितंबर 2024 में आई है लेकिन आधारित है 2022 पर, इसी वर्ष पर यह आधारित है। देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मामला देखने को मिला है। दलितों पर अत्याचार के जो मामले हैं उसकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। संबंधित तथ्यों की बात करें तो हालिया आई एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में अनुसूचित जातियों के खिलाफ 97.7% अत्याचार 13 राज्यों में केंद्रित थे, जिनमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई। देखिए, बात करें 2022 की जो रिपोर्ट इस वर्ष पर आधारित है, तो अनुसूचित जातियों पर जो अत्याचार के मामले दर्ज हुए उनमें 97.7% जो मामला है केवल भारत के 13 राज्यों से ही संबंधित है। और इन 13 राज्यों में से जो शीर्ष राज्य है जहां पर अधिक मामला दर्ज हुआ उनमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश का नाम क्रमशः आता है। ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आंकड़ों की बात हम विस्तार से करें तो यहाँ पर कुछ पॉइंट आपके समक्ष है। देखिए, रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटी के लिए 98.91% मामले भी इन्हीं राज्यों में केंद्रित थे। देखिए, अनुसूचित जातियों के लिए 51,656 मामले दर्ज किए गए, जिनमें अकेले उत्तर प्रदेश में 23.78%,
तकरीबन 12,287 मामले दर्ज किए गए। इस मामले में भी उत्तर प्रदेश आगे रहा। वहीं पर अनुसूचित जाति के अलावा अनुसूचित जनजातियों की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना कुल 9,735 मामले दर्ज किए गए, जिनमें सबसे अधिक जो है ये 30.61% मामले, जो कि 2,979 मामले मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए। ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखना। रिपोर्ट में जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा बस वही चीजें यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। ठीक है, शॉर्ट में ये इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जो भी चीजें यहाँ पर आपको दिख रहा है ये आपको ध्यान रखना है, यही सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। नवा प्रश्न है कि अगले साल 7 से लेकर 9 मार्च 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी यानी कि आईफा पुरस्कार समारोह की मेजबानी किस शहर द्वारा किया जाएगा। तो देखिए जो घोषणा हुई है इसके आधार पर राइट आंसर होगा जयपुर। जो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, यहीं पर इसकी मेजबानी किया जाएगा। देखिए हालिया घोषणा के अनुसार अगले साल 7 से 9 मार्च 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी यानी कि आईफा पुरस्कार समारोह की जो मेजबानी है ये जयपुर द्वारा किया जाएगा। ये इसका 25वां संस्करण होगा और ये एजन अल्बर्ट हॉल जयपुर में किया जाएगा। फिलहाल ये जानकारी ध्यान रखिए, जब इनसे संबंधित पॉइंट निकलकर सामने आएंगे तो वो चीजें हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी जानकारी है, ये जयपुर में आयोजित होगा, ये इसका 25वां संस्करण है। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहां हाल ही में 21 सितंबर 2024 को, यहाँ पर 2024 होगा, आप लोग सुधार कर लीजिएगा, 21 सितंबर 2024 को G7 संस्कृति मंत्रियों की विशेष बैठक आयोजित की गई। तो राइट जो आंसर है, जो खास करके G7 संस्कृति मंत्रियों की बात करें, यह बैठक नेपल्स इटली में आयोजित हुआ, अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। आपको बता दूं कि हाल ही में 21 सितंबर 2024 को इटली के नेपल्स में G7 संस्कृति मंत्रियों की विशेष बैठक आयोजित की गई और इस विशेष सत्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व संस्कृति मंत्रालय के सचिव अरुणेश चावला के द्वारा किया गया। ये यहाँ पर ध्यान रखिए, ये भी पूछा जाता है कि G7 संस्कृति मंत्रियों की जो बैठक इटली में आयोजित हुई, यहाँ पर भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया। तो संस्कृति मंत्रालय की जो सचिव है अरुणेश चावला, इनके द्वारा इसकी खास करके कह सकते हैं नेतृत्व किया गया। अब यहाँ पर आपको जानकारी देता हूँ G7 के बारे में विस्तृत तौर पर। तो G7 दुनिया के सबसे धनी लोकतंत्रों जिनमें कि जापान, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस और इटली का एक समूह है, यानी कि कुल मिलाकर 7 देश इसमें शामिल है। और इसकी जो अध्यक्षता ये हर साल सदस्य देशों में घूमती रहती है। और वर्तमान में जो इसकी अध्यक्षता है वो जापान, अच्छा यहाँ पर जापान नहीं होगा, पिछले साल 2023 में जापान के पास इसकी अध्यक्षता थी, वो अभी हम आपको बतलाएंगे। यहाँ पर आप लोग सुधार कर लीजिएगा, इटली के पास इसकी अध्यक्षता वर्तमान में, हालांकि इस संगठन की स्थापना 1973 में हुई थी, ये यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिएगा पिछले साल मई 2023 में G7 समूह के नेताओं की वार्षिक बैठक हिरोशिमा जापान में की गई थी। हिरोशिमा वही जगह है जहां पर 6 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था, परमाणु बम। उसके बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर नरेंद्र मोदी भी पार्टिसिपेट किए थे इस G7 खास करके बैठक में, जो यहाँ पर आयोजित हुई थी हिरोशिमा में। आपको यहाँ पर यह ध्यान देना, यह 10वीं बार है जब भारत G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हुआ था और चौथी बार नरेंद्र मोदी इसमें शामिल हुए थे। एक जरूरी बात यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन बावजूद इसके भारत को सम्मान पूर्वक इस सम्मेलन में आमंत्रित किया जाता है। ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो पिछले साल नरेंद्र मोदी इसमें पार्टिसिपेट किए थे। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही G7 की, तो इसके अतिरिक्त और भी कई संगठन है, हालांकि इसकी जानकारी ऑलरेडी हम आपको दे चुके हैं। यहाँ पर रिवीजन पर्पज से इसे वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा पढ़िए। जैसे कि यहाँ पर सार्क के बारे में हमने जानकारी दिया है, फिर बिम्स्टेक को लेकर, इसके अतिरिक्त यहाँ पर ब्रिक्स को लेकर और नीचे यहाँ पर क्वाड को लेकर जानकारी दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे संगठन से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। फिलहाल हम इसे स्किप करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक को हाल ही में पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बताएं कि आईएसआई की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी। तो जो राइट आंसर है ये हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि 1 जनवरी 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। देखिए इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी खुफिया सेवा विभाग है। हाल ही में इसके नए महानिदेशक के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक को नियुक्त किया गया है, जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए वे 30 सितंबर 2024 को, देखिए यहाँ पर मिस टाइपिंग पुनः हुआ है, 2024 को अपना कार्यभार संभालेंगे और मौजूदा महानिदेशक
लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की जगह लेंगे। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। देखिए आईएसआई की स्थापना यहाँ पर हमने बतला दिया 1 जनवरी 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय पाकिस्तान की जो राजधानी है इस्लामाबाद यहीं पर है। तो फिलहाल यहाँ पर इतनी जानकारी ध्यान रखिए। हम चलते हैं अगले 12वें प्रश्न पे। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में 23 सितंबर 2024 को किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा करने का मंजूरी दिया है? तो ये मंजूरी दिया गया पुणे हवाई अड्डा को लेकर। अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो नाम परिवर्तित होता है, चाहे वो हवाई अड्डा हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे कोई शहर हो या फिर कोई ऐसा जगह हो, तो ये चीज ध्यान रखेगा, एग्जाम पर्पज से ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि प्रति वर्ष 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गेंडा दिवस यानी कि वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है। बताएं कि बिहार सरकार ने गेंडों के संरक्षण के लिए कब राइनो टास्क फोर्स का गठन किया था? पिछले साल आपको हमने जानकारी दिया था, पुनः से कल वाले वीडियो में इसकी चर्चा हमने किया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, और जो जानकारी हम ऑफर को लेकर आपको दे रहे थे, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान आपको रखना है कि 26 सितंबर मध्य रात्रि तक ये वैलिड है, लेकिन उससे भी जरूरी यहाँ पर यह कि ऑफर केवल 200 ही अभ्यर्थियों के लिए था। तो लगभग ये समाप्त ही होने वाले हैं। जितनी जल्दी आप इसे लेंगे उतना आपको यहाँ पे फायदा मिलेगा। ठीक है, ये कूपन कोड आपके लिए है, इसे अप्लाई करना है। चलिए अब यहाँ पर आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।